अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकबर बाजवा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को एक बार फिर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है और उनको 1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म भी दिया गया। अब हाई कोर्ट ने नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब बताए हमजा शहबाज को किस केस में गिरफ्तार करना है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब के पास हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में ठोस शवाहिद है। तहकीकात के लिए हमजा शहबाज की गिरफ्तारी चाहिए। नैब ने बताया कि रमजान शुगर मिल्स, साफ पानी और आमदन से जायद केसेस की इंक्वायरी जारी है। हमजा शहबाज के वकील आजम नजीर ने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी से कबल हमजा शहबाज को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद नैब ने नोटिस नहीं दिया। हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं, ऐसा सलूक मुनासिब नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वाज़ेह किया कि 10 दिन पहले नोटिस देना लाजमी नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जा चुकी है। नैब मुकम्मल तौर पर कानून के मुताबिक काम कर रहा है। नैब को 3 अरब की एक ट्रांजेक्शन का पता चला है। केस के गवाहों को धमकियां दी जा रही हैं। हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने गए तो वहाँ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। गैर कानूनी कार्रवाई का जो तासुर हमजा शहबाज के वकला दे रहे हैं वो गलत है। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और 17 अप्रैल तक तौसी करते हुए 1 करोड़ रुपए के मचले के जमा कराने का हुक्म दे दिया। नैब को 17 अप्रैल तक हमजा शहबाज को गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए तफसीली जवाब भी तलब कर लिया। इदरीस शेख, पब्लिक न्यूज, लाहौर। ये रिपोर्ट आपने मुलायजा की, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज जो 10 दिन का रिलीफ मिला हमजा शहबाज साहब को, नैब को कहा गया कि 10 दिन मजीद गिरफ्तार ना करें हमजा शहबाज साहब को। इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, और खास तौर पर इस बात के तनाजुर में कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ये ऑर्डर दे चुकी है कि अगर नैब के पास शवाहिद हैं तो वो गिरफ्तार कर सकती है। बात यह है कि सारा मामला आपको इस तरह देखना होगा कि नैब जब गिरफ्तार करने के लिए गई है तो सबसे पहले तो नैब को सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ये फैसला करना चाहिए था। अगर कोई हुक्म वो ऐसा था जो नैब के रास्ते में रुकावट था तो नैब को बाकायदा उसकी वजाहत चाहिए थी, कर दी, और चाहे उसके लिए उस हाई कोर्ट से रब्ता करना पड़ता है या यानी उसकी ऑर्डर जो था उसे करवा लेते, उसकी वेरिएशन करवा लेते। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके बाद मेरा तो ख्याल है कि आज भी ये जो मामला सामने आया वहाँ ये वो मामला तो शायद ज्यादा मेरे बहस नहीं आया, वरना अगर वो आता तो शायद तौहीन अदालत का नोटिस जारी होता। नैब को ऐसी बात तो नजर नहीं आई। ये तो उसी तरह हुआ है कि यानी जो नॉर्मल केसेस में भी जब नैब के पास आप जाते हैं, यानी अदालत के पास आप जाते हैं तो अदालत नोटिस जारी करती है पूरी जमानत देने के बाद और रिकॉर्ड मंगवाती है नैब से, या जो भी तफ्तीशी इदारा है वो रिकॉर्ड लाता है और उसके बाद यानी फैसला किया जाता है कि उसकी कस्टडी जो है वो उन्हें नैब को देनी है या नहीं देनी। इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी गैर मामूली बात है, लेकिन गैर मामूली बातें कुछ हो रही हैं और वो खास तौर पे जो रिलीफ उस दिन मिला वो तो अभी तक हमारी समझ से बालातर रिलीफ है। तो बाहर सूरत वो उस पर बहुत बात हो चुकी है, अब बात उससे दोहराने की जरूरत नहीं है। तवक्को की जानी चाहिए कि अगर तो एहतसाब का अमल आगे बढ़ाना है तो उसमें फिर सबको ये एक पेज पे होना पड़ेगा। लोगों का के फंडामेंटल राइट्स भी है, लेकिन उन्हें अदालत के सामने और कानून के सामने उनका पेश होना और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ताकत देना, ये भी अदालत का काम है। क्योंकि जो कानून को अपने हाथ में देता है, अगर अदालत से रिलीफ देती है तो उससे इंकरेजमेंट दूसरे कानून सीखने को भी होती है। और खास तौर पर ये जो पाकिस्तान के अंदर वाइट कॉलर क्राइम है, इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि हर जगह, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हो या मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली हो। आरिफ चौधरी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुकी कि अगर नैब के पास शवाहिद मौजूद हों और नैब वारंट हासिल करे एहतसाब अदालत से तो वो गिरफ्तार करने का पूरा हक रखती है। एक फैसला ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। उसके बाद कुछ PMLN के रहनुमा ये कहने लगे कि खास तौर पर ये नहीं कहा गया वहां पर
कि किसी केस का नाम नहीं लिया गया और ये नहीं कहा गया कि किस स्टेज में हो, इंक्वायरी हो या इन्वेस्टिगेशन हो तो तब जाकर ये सब मामला होगा। इस वजह से हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी नहीं दी और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का ये रिलीफ दे देना, जो सैटरडे का रिलीफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको जरा लीगल तनाजुर में हमें समझा दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोबारा एहतसाब अदालत हो या हाई कोर्ट हो, उन सबसे मुकद्दम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप देखें जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो बुनियादी तौर पर उस वक्त जिस मुल्ज़िम के बारे में पिटीशन थी उसके बारे में तो खुद नैब कह चुकी थी कि इसे हमने गिरफ्तार नहीं करना। तो इसके बावजूद खुद कोर्ट ने ये महसूस किया कि ये जो गिरफ्तारी वाला मामला है, यानी गिरफ्तारी से पहले इंफॉर्मेशन देने वाला मामला, इत्तला देने वाला मामला, इसे क्लियर कर दिया जाए। तो इसमें उन्होंने बड़ा क्लियर भी दिखा कि हमने जो भी नैब ऑर्डिनेंस है 99 का उसको देखा है, उसमें हमें कहीं कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि जिसमें ये हो कि नैब जो है वो किसी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले उसमें ऐसी बात नजर नहीं। अच्छा, आरिफ चौधरी साहब साथ मौजूद रही, औरंगजेब साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। सैटरडे के रोज रिलीफ कहा जाए मिला हमजा शहबाज साहब को, आज फिर 10 दिन का रिलीफ मिल गया। नैब को मना कर दिया कि 10 दिन तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। फैसले कुछ कोर्ट से आपके हक में आ रहे हैं, इससे पहले आपकी पार्टी की तरफ से तनकीद होती रही है कोर्ट्स पर। अब जो कोर्ट्स का इस वक्त मामला है आपकी पार्टी के रहनुमाओं के साथ, क्या कहेंगी आप उस पर? मरियम औरंगजेब साहबा गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, आप फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इख्तियारात दिए नैब को और उसके बाद फिर जिस तरह का रिलीफ हाई कोर्ट से मिला हमजा शहबाज को खास तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के ये इख्तियारात नैब ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद हैं, ये नए नहीं है। सिर्फ वो जो ऑर्डर हुआ था जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार करने से पहले ये कहा गया था कि जी 10 से यानी उसे इतला देनी चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहत कर दी कि ऐसी कोई प्रोविजन जो है वो हमें नजर नहीं आई कि जो नैब है वो किसी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले उसे इतला दे। सिर्फ इतना काफी है कि नैब के पास शवाहिद मौजूद हो, मटीरियल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, सफिशिएंट मटीरियल हो तो नैब किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। नैब ये समझ रही थी कि उनके पास इतना मटेरियल है, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, और उन्होंने एहतसाब अदालत से वारंट्स ले लिए थे। वो हमजा शहबाज के घर गए, वहां पर मजामत की गई, गिरफ्तारी नहीं दी गई हमजा शहबाज की तरफ से। ये बात भी तो अदालत में चैलेंज हो सकती है, एहतसाब अदालत की भी तो यहाँ पर तौहीन हो रही है। एहतसाब अदालत के ऑर्डर नहीं थे, खुद जो चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार मौजूद है वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करने का, तो चेयरमैन की तरफ से ये वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए गए थे। तो इस मामले में नैब को बिल्कुल यानी हाई कोर्ट का वो हुक्म जो है वो भी चैलेंज करना चाहिए जिसमें उन्होंने उन्हें रिलीफ दिया है। वो नैब को चूंकि ये सारी चीज जो है वंस फॉर ऑल क्लियर हो जानी चाहिए कि इस सारे मामले में हाई कोर्ट के वंस फॉर ऑल ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। नैब को ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो चैलेंज करना चाहिए ताकि आगे के लिए प्रेसिडेंट सेट हो जाएं और मामलात खुश उसलूबी के साथ आगे या जिस तरह से इनके मुताबिक बेसिकली उस तरह से चला करें। बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करें। FIA ने बड़ी कार्रवाई की है। शरीफ खानदान के मुबैना फ्रंटमैन हैं, वो दुबई फरार हो रहे थे, उन फरार की कोशिश नाकाम बनाई। नाम उनका ECL में शामिल होने पर रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक को लाहौर एयरपोर्ट पर ऑफलोड करके नैब के हवाले किया गया और मुश्ताक पर सलमान शहबाज के अकाउंट्स में 60 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का इल्जाम है। इस पर मुस्तनसन अब्बास की रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करते हैं। नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने रमजान शुगर मिल के जनरल मैनेजर मुश्ताक चीनी का नाम ECL में शामिल होने पर ऑफलोड करके नैब के हवाले कर दिया। PIA हुकाम के मुताबिक मोहम्मद मुश्ताक PIA की परवाज PK 203 से लाहौर से दुबई रवाना हो रहा था। नैब जराये के मुताबिक मुश्ताक चीनी ने सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन की थी और ये शरीफ फैमिली के फ्रंटमैन के तौर पर काम करते रहे हैं। मुश्ताक चीनी पर रमजान शुगर मिल से निकासी आप के लिए बनाए जाने वाले नाले का जाली सर्वे कराने का भी इल्जाम है। नैब तहकीकात में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सलमान शहबाज ने कहा था कि मेरे माली मामलात की देखभाल मुश्ताक चीनी करता है,
जबकि शहबाज शरीफ नैब को बयान दे चुके हैं कि उनके बेटे सलमान शहबाज मामला देखते हैं। नैब ज़राए के मुताबिक मुश्ताक चीनी को कल एहतसाब अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। मुस्तनसर अब्बास, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। तो शरीफ बरादरान के ये मुबैना फ्रंट मैन है मुश्ताक चीनी, जिन्हें आज दुबई फरार होने की कोशिश वो कर रहे थे, उस कोशिश को नाकाम बनाया गया। एफआईए ने यह कार्रवाई की, गिरफ्तार करके चूंकि उनका नाम ईसीएल में था उन्हें नैब के हवाले कर दिया। अब शरीफ फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है कि वो उनके फ्रंट मैन नहीं है, लेकिन अब केस में ये देखना होगा नैब जो रेफरेंस तैयार करेगी उसमें इस शख्स का कितना किरदार होगा, क्योंकि इल्जाम यह है कि 60 करोड़ रुपए कम से कम ट्रांसफर किए सलमान शहबाज के अकाउंट में इस शख्स ने। ट्रांजैक्शन हुई है 60 करोड़ रुपए की। 60 करोड़ रुपए एक छोटी रकम नहीं है। इससे पहले आज नैब जब हमजा शहबाज के हवाले से वहां पर बातचीत कर रही थी तो यही बताया जा रहा था कि एक तो आमदन से जायद असासों का रेफरेंस है हमजा शहबाज के खिलाफ, उसके अलावा 4 रेफरेंसेस चल रहे हैं जिनमें से एक ये रमजान शुगर मिल्स के हवाले से भी है। सलमान शहबाज भी उसमें शामिल है, शहबाज शरीफ साहब भी, उनका नाम भी इस केस में सामने आता है। और आज जो कार्रवाई की गई है वहां पर ये मुश्ताक चीनी नामी शख्स को, जो कि दुबई फरार होने की कोशिश कर रहा था, गिरफ्तार किया गया है। और सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का इस शख्स पर इल्जाम है। अब नैब इससे तहकीकात करेगी, उसके बाद कुछ वाज़ेह होगा कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है, कितने पैसे ट्रांसफर किए या नहीं किए गए। फ्रंटमैन कहा जा रहा है शरीफ फैमिली का, और अगर इस शख्स ने या वादा माफ गवाह बन गया या फिर एतराफ कर लिया कि वाकई इस शख्स ने सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की है, तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल खड़ी हो सकती है शरीफ फैमिली के लिए। हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये मैनेजर रह चुके हैं, ये शख्स मुश्ताक चीनी के नाम से मशहूर है, और इन पर इल्जाम है कि सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए इन्होंने ट्रांसफर किए, ट्रांजैक्शंस हुई इतनी ज्यादा। शरीफ फैमिली इसको डिनाई कर रही है। अब आगे नैब के पास क्या मामला हो सकता है? क्या ये शख्स वादा माफ गवाह बन सकता है, या फिर इस शख्स के बयानात से शरीफ फैमिली के घेरा इस रेफरेंस में तंग हो सकता है? ये आपको याद होगा कि जिस दिन नैब हमजा को गिरफ्तार करने के लिए, मैंने आपको कहा था कि ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आसिफ जरदारी साहब तो एक साइड में, जितने बड़े ये केसेस हैं, अभी तो ये साहब काबू आए हैं आपके सामने। अभी तो बड़े मशहूर भट्ट साहब हैं जो सोना अपना लाहौर एयरपोर्ट से लेके जाते थे बैगों में भर के। मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ, वो नाम आपको बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। नाउ इट्स अ वेरी क्लियर कर, और ये भी बहाना बनाया जाता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये नैब के जुरिसडिक्शन में नहीं आता, उसके शेड्यूल में पढ़कर देख लें। मनी लॉन्ड्रिंग इस पे स्क्वेयरली फॉल विद जुरिसडिक्शन ऑफ नैब। अब तो एक ट्रांजैक्शन है ना, अब नैब के हवाले से, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट एविडेंस उठाने जा रहे थे जो शहबाज शरीफ के घर में, और जिसके लिए पूरा ड्रामा किया गया, वारंट एग्जीक्यूट नहीं होने दिए गए, और सारे लोग की तवज्जो उनकी तरफ यही रही कि किसी ना किसी तरह से ये सारा मसला जो है ना हमजा शरीफ हाथ में ना आए, वो रिकॉर्ड 96 से रिमूव कर ले। लेकिन अल्टीमेटली तो देखें जी, अब हमारे फोरेंसिक में और एफआईए जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह नैब कर रही है, ओरिजिनल चीजें सारी सामने आ जानी है। अब नैब के सेक्शन 9 के तहत और हालात टाइट हो जाने। आज एक बहाना बनाया गया जी, वो देखिए जी जमानतें मिल गई, भाई वो कच्ची जमानत लेनी थी, इंटरम जमानत ही मिल जानी थी। जो ड्रामा हुआ है जुमे से लेकर कल तक का, चले वही बात आगे अगर सबूत होंगे तो वो सामने भी आ जाएंगे। और नैब ने अगर इस तरह का कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तारी वो करने गए थे, तो वो अल्टीमेटली तो सामने आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो सर ये बात बताइएगा कि कोर्ट से हमजा शहबाज के केस में खास तौर पर जो सैटरडे को रिलीफ मिला है, उस पर फिर कुछ अहमगोइयां हो रही हैं कि बड़ा खास किस्म का बर्ताव किया गया है। देखिए जी, अगर आप कोर्ट के ऊपर आप सस्पिशियस हैं तो जरूर आप अपने शकूक का इजहार करें। और बुनियादी तौर पे तो जिस वक्त नैब वहाँ पे आई थी तो यही कहा गया था कि हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ है कि आपको 10 दिन का नोटिस देना होगा। नैब ने पोजीशन ये ली थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कहता है कि इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए कानूनी तरीकाकार ये था कि नैब हाई कोर्ट में जाए और या तो उन्होंने जो इशू किया हुआ था ऑर्डर उसको वेकेट कर दे, हाई कोर्ट से ही वेकेट करवा ले, वरना सुप्रीम कोर्ट जाए और बोले कि आपने जो फैसला, वो पता नहीं मोहम्मद अशरफ या जो भी साहब हैं जिनका ऊपर ये फैसला किया है कि जरूरत नहीं है इंटीमेट करने की, उसको मद्देनजर रखते हुए ये हाई कोर्ट का फैसला जो है आप इसको मुअत्तल कर दें। जब नैब जाती है बगैर हाई कोर्ट गए और बगैर सुप्रीम कोर्ट गए और कहे कि एक और शख्स का फैसला ये है सुप्रीम कोर्ट का कि आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसके नतीजे में वही रिलीफ
जो मिलना चाहिए था वो मिल गया है। अब मैं समझता हूँ कि नैब को कानूनी तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, और जैसा कि आज हुआ है कि अगली दफ़ा जो उनके पास शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, वो लेकर चले जाएं। अगर सबूत सब्सटैंशियल होंगे तो उसी वक्त आवाज आ रही है आपको मुसद्दिक मलिक साहब? लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई मुसद्दिक मलिक साहब के साथ। हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, मुसद्दिक मलिक साहब तो माफ़ कीजिएगा, वो ये कह रहे हैं कि नैब को कानूनी तरीकाकार अपनाना चाहिए था। वो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कोर्ट कर रहे थे तो उन्हें चाहिए था कि पहले वो हाई कोर्ट जाते और वहां से जाके सारे मामले को क्लियर करवाते। कसूर नैब का है, हमजा शहबाज का नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ, या तो ऐसा लगता है कि हमारे पार्लियामेंट्री कानून पढ़े नहीं है, सेक्शन 24 के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और दूसरी बात देखिए, आज अदालत के सामने जब पूछा गया तो ये इंक्वायरी और है, इन्वेस्टिगेशन और है। यानी आप कहें कि हमने ऑर्डर ले लिया है कार्डिफ ब्रांच और उसको लेके हम जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए, ये हमजा शरीफ का जब बात थी ना, वो कंफ्यूजन थी इस हवाले से, वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर सेक्शन 24 की इंटरप्रिटेशन कर दी कि जब सॉलिड एविडेंस है उसमें किसी को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप बता देंगे तो मुझे तो होशियार होगा, वो एविडेंस रिमूव कर लेगा, जैसे इस केस में किया गया कि वहां 96H के अंदर जो डाटा मौजूद था, जो कॉन्ट्रैक्टर है, मेट्रो के हैं या बाकी के हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। अच्छा सर, वो मुसद्दिक मलिक साहब दोबारा लाइन पर हैं हमारे साथ, माजरत उनसे जरा बात कर लें, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे इस बारे में। मुसद्दिक मलिक साहब फरमाइएगा, अभी अजहर सिद्दीक साहब भी यही बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक रेफरेंस तो है नहीं हमजा शहबाज साहब के बारे, और हाई कोर्ट का जो हुक्म था वो एक रेफरेंस के हवाले था। नैब ये कह रही थी कि हमने एक और रेफरेंस के हवाले से इंक्वायरी करनी है और उसके हवाले से हमारे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं, उस हवाले से हम उनको हिरासत में लेने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं दी गई, वारंट्स मौजूद थे उनके पास। तो फिर आज उनको रिलीफ नहीं मिलता। अगर ये बात जो कह रहे हैं आप ये दुरुस्त है तो फिर आज हाई कोर्ट को उनको रिलीफ देने की जरूरत ही नहीं थी, उनको अरेस्ट कर लेते आज। और मैं ये समझता हूँ कि नैब का तरीकाकार जो है उसके अंदर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। नैब कोई डाकुओं की जमात तो नहीं है ना, एक इदारा है जो एहतसाब करता है। तो उसमें अगर आप जाते हैं किसी जगह पे, किसी को बुलाते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि भाई हम आपको इस चीज के लिए बुला रहे हैं और इस चीज के लिए अरेस्ट कर रहे हैं। तो नैब ऐसी तो कोई तंजीम नहीं है जो बुलाती है एक चीज के लिए और पकड़ती दूसरी चीज में। वो तो कहते हैं सर हमने नोटिस दिया था, वो तो एहतसाब हमजा शहबाज साहब कहते हैं मुझे मौसूल नहीं हुआ। सॉरी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई और रेफरेंस है जिसमें वो अरेस्ट करना चाहते थे तो आज उनको हाई कोर्ट में वो पेश कर देना चाहिए था और हाई कोर्ट फिर जमानत नहीं उनकी मंजूर करती। और अगर हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव दी है जमानत और इनके पास बहुत ज्यादा सबूत हैं तो आने वाले वक्त में हाई कोर्ट नहीं देगी जमानत, उसमें क्या बड़ा मसला क्या है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अगर हाई कोर्ट का ये इस्तेहकाक है, हाई कोर्ट अगर रिलीफ दे रहा है तो ये हाई कोर्ट दे सकता है बिल्कुल, और आगे जिस तरह से केस चलेगा तो मामलात नजर आ जाएंगे कि नैब के पास मजीद शवाहिद क्या मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, पब्लिक न्यूज़ रूम में वापस आते हैं कुछ और इशूज़ के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। अब कुछ बात करेंगे कि इंटरपोल की जानिब से हुसैन नवाज के रेड वारंट इशू करने की तस्दीक या फिर तरदीद दोनों नहीं की गई। वारंट जारी होने की सूरत में भी बज़ाहिर हुसैन नवाज की गिरफ्तारी या हवालगी मुश्किल नजर आती है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन मुजरिमान की हवालगी का कोई मुआहदा तय नहीं पा सका। इंटरपोल में किसी भी मामले पे मुल्जिम या गुमशुदा फर्द की तलाश या हवालगी के लिए 7 किस्म के नोटिस हैं जो जारी होते हैं, जिनमें ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू, पर्पल और ऑरेंज और डिफरेंट नोटिस शामिल है। अब रेड वारंट जारी करने का मकसद ये है कि किसी भी मुल्क की जानिब से दूसरे मुल्क में मौजूद शख्स की हवालगी की दरखास्त की जाए और किसी मुल्क की वफाकी एजेंसी की दरखास्त पर इंटरपोल अपनी तहकीकात मुकम्मल करके हकायक और शवाहिद का जायजा लेकर नोटिस जारी करती है और उसके बाद फिर इन्हिसार मकामी पुलिस और अदालतों पर और कवानीन पर किया जाता है। असलम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बरतानवी कवानीन के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि अब जब इंटरपोल ने हुसैन नवाज की अभी तक तो ना तरदीद की है ना तस्दीक की है कि रेड वारंट जारी किए गए हैं या नहीं किए गए, एक लिस्ट है 1500 लोगों की, उसमें से सिर्फ 700 का उन्होंने बताया कि वारंट जारी हुए हैं, तो क्या प्रोसीजर होगा अगर रेड वारंट जारी हो जाते हैं इंटरपोल की तरफ से हुसैन नवाज के, उनको वापस पाकिस्तान लाने का यूके के कवानीन के तहत? जी, सूरत हाल इसमें यह है कि आप देखें कि 15/11/2017 को
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जब ये सारा फैसला किया था और उसमें हुसैन नवाज और हसन नवाज को उन्होंने इश्तिहारी करार दिया था, तो उसके बाद से हमारी जो FIA है उन्होंने इंटरपोल से राब्ता किया था। इंटरपोल का जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ये है कि वो कोई भी मामला जो सियासी नोयत के हों उनसे जरा दूर रहकर सारे डिसीजन करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजेंसीज हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इंटरपोल को इस मामले में मुतासर नहीं कर सके या वो शहादत उस लेवल की नहीं दे सके कि जो इंटरनेशनल पुलिस जिसको इंटरपोल कहा जाता है को कन्विंस कर सकें और उन्हें ये बता सकें कि ये सारे मामला जो हैं वो अदालती और कानूनी तरीके से मुकम्मल हुए हैं। और उसके बाद हम इन दोनों अशखास की जो हसन और हुसैन नवाज हैं इनकी हवालगी चाहते हैं। इस मामले में इन्हें यहाँ पर सेटबैक हुआ है। और आप यहाँ पे ये इम्प्लाई कर रहे हैं शेख साहब, कता कलामी की माजरत, आप यहाँ पर ये इम्प्लाई करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपना केस सही तरीके से पुट नहीं किया वहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरनेशनल लेवल पर देखें एक सिनेरियो जो है वो ये बिल्ड हो चुका है कि शायद यहाँ पर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ से आप मियां नवाज शरीफ साहब का केस और उनकी जो दूसरे रुफका है जो इन केसेस में इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दिया जा रहा है कि उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और इस मामले में। और दूसरी बात सर वो तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कह रहे हैं। मेरी छोटी सी सवाल आप ये सुन लीजिए कि जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर यूके में पास हुआ, उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल खुद ये यूके की गवर्नमेंट को कह चुकी है, रेकमेंड कर चुकी है 5-6 केसेस के ट्रायल के तौर पे आप इनको स्टार्ट किया जाए। उनमें नवाज शरीफ साहब का केस भी शामिल है। नवाज शरीफ साहब ना यहाँ पे कोई मनी ट्रेल दे सके हैं, वहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कह रही है कि भाई इनको भी जरा ट्राई करके देखें, ये एक प्राइम केस बन सकता है। उसके बावजूद हमारी एजेंसी सबूत देने में नाकाम है। जी मैं अर्ज करता हूँ, लास्ट ईयर आप ही के चैनल पर मैंने ये अर्ज की थी कि अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है, वो एक यूके की जुरिडिक्शन बनेगी, बरतानिया की अदालतें वहां पर इन्वॉल्व होंगी और एक अलहदा से आपने लंदन हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी है और उसका प्रोसीजर, ये जो रेड वारंट का प्रोसीजर ये बिल्कुल अलहदा है। रेड वारंट का प्रोसीजर ये बेस किया है जो हमारे एहतसाब अदालत के ऑनरेबल जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, उनकी जजमेंट पर बेस करके FIA ने वहां पर इंटरनेशनल पुलिस को रेड वारंट इशू करने के लिए कहा ताकि वहां से हसन और हुसैन नवाज को यहाँ पर एक्सट्राडाइट किया जाए। यहाँ पर ये बात याद रखनी चाहिए कि हसन और हुसैन नवाज बरतानिया में रह रहे हैं, वहां पर कारोबार कर रहे हैं और वहां के शहरी हैं, इसलिए सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से कोई चीज क्लेम करना काफी नहीं है, वहां पर बरतानवी कानून का भी ख्याल रखा जाना जरूरी है। इस हवाले से इनका केस अगर ये सबूत वहां पर मुकम्मल दिए जाते या ये दोबारा अप्लाई कर सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान के पास क्या ये पॉसिबिलिटी है सर कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई साइन हो जाए उसके बाद पॉसिबिलिटी पैदा हो जाए कि हम हसन और हुसैन नवाज, इसहाक डार साहब भी उन्हीं में शामिल हैं, बल्कि अल्ताफ हुसैन साहब भी शामिल हैं, वो वापस आ सके यहाँ पे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें एक्स्ट्राडाइट करा सके? अकरम शेख साहब बहुत शुक्रिया। असलम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये फरमा रहे थे कि उनके मुताबिक पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्होंने अच्छे तरीके से अपना केस FIA के सामने पुट नहीं किया, जिसकी वजह से अभी तक रेड वारंट इंटरपोल की तरफ से जारी नहीं किए गए। लेकिन यहाँ पर एक बात जो हौसला कुन है वो ये है कि इंटरपोल ने अभी तक इस बात की तरदीद नहीं की है, ना ही तस्दीक की है कि रेड वारंट जारी नहीं किए गए हैं हुसैन नवाज साहब के। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज के साथ वापस आएंगे इसके बाद। ब्रेक के बाद एक अहम खबर से आपको अपडेट करें। MD PTV की तैनाती के लिए 5 रुकनी सिलेक्शन कमेटी कायम कर दी गई है और कमेटी के अरकान की अगर बात की जाए तो उनमें वजीर इत्तलात, सेक्रेटरी इत्तलात, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी यूसुफ बेग मिर्जा, नदीम बाबर और सुहेल वड़ायत शामिल हैं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। PTV के MD की सिलेक्शन के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। कब तक कहा गया है इस कमेटी को कि ये अपना फैसला करे और MD तैनात करे, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे टिका खान सानी से। टिका बताइएगा मजीद क्या इत्तलात है? PTV के MD की तकर्री का जो मामला है बड़े शद्दोमत से चल रहा है। इससे कबल इख्तलाफात भी सामने आए। चेयरमैन
पीटीवी जब थी उसके बाद एमडी भी बने अरशद खान। इसके साथ साथ वजीर आजम ऑफिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा और पीटीवी की कारकर्दगी मुतासिर हो रही थी। लोग सड़कों पर थे, एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए पीटीवी की इंतजामिया के खिलाफ। लेकिन अब वजीर आजम ने बिला आखिर एक बड़ा फैसला करके सिलेक्शन कमेटी कायम कर दी है, जो कि 28 मार्च को कायम की गई थी। अब उसका इजलास होगा जिसमें 5 ओहदेदार उसमें शामिल है, रुकन शामिल है, जिसमें वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी होंगे। इसके साथ साथ सेक्रेटरी वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शफकत जलील, इसके अलावा सुहेल वडाई, इसके साथ साथ नदीम बाबर और यूसुफ बेग मिर्जा। ये बड़े एक्सपर्ट की कमेटी है जो कि 43 दरख्वास्तों की स्क्रूटनी करेगी, उसके बाद इंटरव्यूज करेगी और इस कमेटी का इख्तियार है कि किसको चेयरमैन पीटीवी एमडी पीटीवी लगाना है। इसमें यूसुफ बेग मिर्जा जो है वो भी, उनका एक्सपीरियंस रहा कि वो 3 बार एमडी पीटीवी रह चुके हैं और उनके तजर्बे से इस्तेफादा चाहने के लिए वजीर आज़म ने उनका नाम खुसूसी तौर पर इसमें शामिल किया। इसके अलावा सुहेल बड़ाइक है, नदीम बाबर है और वफाकी वज़ीर इत्तलात चुके इंचार्ज मिनिस्टर है इस वजारत की, इस वजह से बाकायदा तौर पे इनको भी शामिल किया गया है इस कमेटी में। अब ये 5 रुकनी कमेटी जो है, 5 रुकनी कमेटी है और पीटीवी का एमडी कौन होगा उसका फैसला ये 5 रुकनी कमेटी करेगी। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास कल वजीर आजम हाउस की बजाय वजीर आजम ऑफिस में होगा, माफ कीजिएगा वजीर आजम हाउस में होगा, क्योंकि आज वजीर आजम ऑफिस में आग लग गई थी, आतिशज़दगी हुई थी, उसकी वजह से इस इजलास का मकाम तब्दील किया गया। अब तमाम वज़रा को काबीना इजलास का मकाम तब्दील करने की इत्तला भी दे दी गई है। वफाकी काबीना का इजलास कल मामूल के मुताबिक 11:30 पर शुरू होगा। बहुत सी चीजें इस इजलास के एजेंडे पर हैं। आज 6ठे फ्लोर पर आग लग गई थी वजीर आजम ऑफिस के। वजीर आजम ऑफिस में कल काबीना का इजलास होना था, इस वजह से वेन्यू तब्दील कर दिया गया काबीना इजलास का और अब यह इजलास कल के रोज वजीर आजम ऑफिस की बजाय वजीर आजम हाउस में होगा। जरा ये बता रहे हैं कि आतिशज़दगी इसकी वजह बनी है। और अब कुछ बात करेंगे करतारपुर राहदारी पर भारतीय तजवीज़ से मुत्तफिक हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर फैसल ने यह ट्वीट किया। 16 अप्रैल को भारत के साथ तकनीकी मामलात के लिए मुलाकात के लिए भी तैयार हैं और उम्मीद है कि भारत भी मस्बत रवैया अपनाएगा। ये अहम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान का वफ्द डॉक्टर फैसल के सरबराही में भारत भी गया था, जहां पर मुज़ाकरात हुए थे। खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हुए थे, ताहम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को सिर्फ वहां पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। करतारपुर राहदारी पर जो भारतीय तजावीज़ हैं उनसे अब इत्तफाक करने का इजहार किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की तरफ से उन्होंने ट्वीट किया और 16 अप्रैल को भारत के साथ जो टेक्निकल मामलात हैं वो तय करने के लिए भी पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान ने एक और कदम आगे बढ़ाया है भारत की जानिब अमन के लिए। इससे पहले करतारपुर राहदारी खोलने का मशवरा और करतारपुर राहदारी खोलने की तजवीज़ भी पाकिस्तान की तरफ से आई थी। अब उम्मीद ये की जा रही है कि भारत भी कम अज़ कम कुछ मस्बत रवैया अपनाए कि पाकिस्तान अब हर जगह पर भारत की जो डिमांड्स हैं उन्हें मानने पर भी तैयार हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं कुछ और इश्यूज के साथ। पब्लिक न्यूज़ रूम देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ पंजाब पुलिस की बात करते हैं, जो आए रोज कोई ना कोई कमाल करते ही रहते हैं। कुछ रोज पहले 2 लेडी कांस्टेबल्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। कसूर क्या था? एक दौरान ड्यूटी रक्स कर रही थी, जबकि दूसरी उसकी वीडियो बनाने की नाकाबिले माफी जुर्म कर बैठी थी। यह वाकया जनवरी 2018 का है और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई फिर हुआ यह कि एक तूफान खड़ा हो गया और पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा मसला इस वाकये को गर्दाना गया। दोनों खवातीन एहलकारों को फिल फॉर मुअत्तल करके लाइन हाजिर किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक 4 बार तहकीकात की गई। 17 ग्रेड के 3 अफसरान 4 माह तक तहकीकात करते रहे और फिर दोनों लेडी कांस्टेबल्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मुअत्तल नहीं किया गया, कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई, कोई तनख्वाह नहीं काटी गई, उसके अलावा कोई सर्विस नहीं काटी गई, बल्कि सीधा नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जुर्म क्या था कि वो रक्स कर रही थी दौरान ड्यूटी रक्स करने पर यह सजा उन्हें नहीं दी गई, बल्कि उन्हें दौरान ड्यूटी एक और काम करने की पादाश में यह सजा दी गई है। यानी खोदा पहाड़ निकला चूहा। बारहा पूछा गया कि यह सजा दी क्यों गई है, लेकिन जो इंचार्ज हैं शोबा ताल्लुकात आमा पाकपतन पुलिस की, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। अब डीपीओ पाकपतन है मारिया महमूद साहिबा, वो कुछ बोली, वो गोया हुई इस हरकत पर और पुलिस की बदनामी हुई, ये उनका कहना है और इसकी कोई माफी नहीं है।
अब मुबैना तौर पर पुलिस चाहे मावराए अदालत कत्ल करती रहे, पुलिस धौंस धमकियां देती रहे, आम शहरियों को हरासा करती रहे, रिश्वत लेती रहे, दीगर जराइम करती रहे, उससे पुलिस की शायद बदनामी नहीं होती, लेकिन इस मामले से पुलिस की बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। और कत्ल के मुजरिमान की पुष्टबनाई जिनका वतीरा बन गया हो, मनशियात स्मगलिंग जिनका धंधा बन गया हो, क्या उनके कभी अफआल से पुलिस की बदनामी नहीं होती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, या बस सिर्फ गरीब खवातीन पर ही इनका जोर चलता है? वैसे भी कौन सी उफ्ताद आन पड़ी है? आखिर हुआ क्या था? सिर्फ रक्स ही तो किया था, जुर्माना किया जा सकता था, मुद्दत मुलाजिमत चंद रोज कम की जा सकती थी, सजाएं बहुत सारी हैं जो दी जा सकती थी। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की भी इस पर यह राय है कि इस तरह के मामला हो सकते थे। ये बहुत ही ज्यादा और आगे तक जाकर ये एक्शन लिया गया, और खवातीन सानेहा साहिवाल या मॉडल टाउन में मुलविस तो नहीं थी। उनकी वीडियो से पंजाब पुलिस का मस्बत तासुर भी तो उभर कर आ सकता था, एक सॉफ्ट इमेज भी तो आ सकता था। लेकिन डीपीओ पाकपतन जो मुबैना तौर पर एक बासर सियासी खानदान की इमा पर तैनात हुई हैं, ये आपको बताते जाएं, उन्हें ये कौन समझाए? और ये वही खातून है, कुछ अरसा कबल हम आपको शायद फुटेज भी दिखाते हैं कि एक बुजुर्ग थे, 70-80 साल उनकी उम्र बताई जा रही थी, बारिश बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी थी, उन्होंने अपना दस्ते शफकत फेरा था इन खातून डीपीओ के हाथ सर पर, उस पर ही आग बगूला हो गई थी, उनके खिलाफ इन्होंने पर्चा करा दिया था। इनके मुतालिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे अब ये सारा मामला आप सबके सामने है, और इस पर हम यही चाहेंगे कि किसी तरह से ये खवातीन पुलिस कांस्टेबल्स जिनसे सिर्फ इतनी गलती सरजद हुई कि दौरान ड्यूटी वो रक्स कर बैठी, एक और एक दूसरी बेचारी उसकी वीडियो बना बैठी, इनको किसी किस्म का इंसाफ मिल जाए। ये आरपीओ साहब से अपील करें, इन्हें नौकरी पर बहाल किया जाए। और डीपीओ साहिबा का जो ये मंतक है, ये किसी तौर पर समझ नहीं आता। वो ये कहती हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की इससे बदनामी हुई है। इतने कभी फेल पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, खासतौर पे पंजाब पुलिस के साथ जोड़े जाते हैं, नथी किए जाते हैं और होते हैं, ऑन एयर हम आपको दिखाते हैं, वो खबरें हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बावजूद ऐसा कोई मामला हमें देखने में नजर नहीं आता। कोई अगर ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स हैं तो पंजाब पुलिस काइंडली हमारे साथ वो शेयर करे कि जनाब रिश्वत लेने के इल्जाम में, धौंस धमकी के इल्जाम में, हरासा करने के इल्जाम में, बेगुनाह लोगों को मारने के इल्जाम में, नाजायज पुलिस मुकाबले करने के इल्जाम में और 100 तरह के जराइम में, मनशियात के धंधे में मुलविस होने के जराइम में कितने पुलिस एहलकार हैं जिनको नौकरी से बरतरफ किया गया है। मामला सिर्फ ये सामने आता है, दिन की उनकी सरजनिश होती है, शो कॉज नोटिस होता है और उसके बाद दोबारा वो नौकरी पर बहाल कर दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। हम उम्मीद करते हैं कि जो साहिब इक़्तिदार हैं वो इसका कुछ नोटिस लेंगे, इन बेचारी पुलिस कांस्टेबल्स को इंसाफ मिलेगा और ये दोबारा रीइंस्टेट होंगी अपने ओहदे पर। एक आगे बढ़े खबर शामिल करें कि मोदी सरकार की रिवायती इंतहा पसंदी की पॉलिसी अब तक बरकरार है। लोकसभा इंतखाबात के लिए पेश किए जाने वाले पार्टी मंशूर में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुताल्लिक भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने जैसे भोंडे दावे भी शामिल हैं। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए 75 निकात पर मुश्तमिल अपना मंशूर पेश कर दिया। बीजेपी ने अपनी रवायती इंतहा पसंदी की पॉलिसी को बरकरार रखा। मंशूर में लिखा है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने किसानों को भी अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज पर 5 साल तक कोई ब्याज नहीं होगा। 1 लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है, 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा। 0% ब्याज दर पर 1 लाख का वो कर्ज देंगे। राजनाथ सिंह का मजीद कहना था कि 130 करोड़ भारतीयों को जरूरियात को पूरा करने के लिए ये मंशूर बनाया गया है, जिसे 2022 तक मुकम्मल किया जाएगा। जो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, बीजेपी ने अपना जो मंशूर इन अपकमिंग इलेक्शंस के लिए दिया है उसमें खास तौर पर ये 2 शिकें शामिल की गई हैं जो ये शो करती हैं कि मुसलमान मुखालिफ एजेंडा होगा अगर बीजेपी दोबारा इक़्तिदार में आ गई तो, और वही हिंदू इंतहा पसंदी इसमें नजर आई। मंशूर में खास तौर पे ये कहा गया है बाबरी मस्जिद, जिसका अभी रिसेंटली फैसला भी आया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर हम तामीर कराएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यह मामला आपस में तय किया जाए, लेकिन बीजेपी ये कहने पर बज़िद है कि यहां पर राम मंदिर तामीर होगा। और मकबूजा कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी खास तौर पर मुस्लिम कुश पॉलिसी नजर आ रही है और कहा गया कि भारतीय आइन का जो आर्टिकल 370 और 35A है जिस पर
इंडियन सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, उस पर भी यह कहा गया कि उसे भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम दावे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं अपकमिंग इलेक्शंस के लिए जो मंशूर उन्होंने शामिल किया है। पब्लिक न्यूज रूम का वक्त खत्म हुआ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।